हाँ गाइस, तो कल हम लोगों ने पार्ट 1 तक देखा था। पार्ट 2 को क्विकली देख लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इम्पॉर्टेंट कॉर्पोरेट टर्म्स। 5th पॉइंट, POSS, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो इसका पूरा वर्ड यूज़ नहीं होता है हमारे कॉर्पोरेट में, बस POSH यूज़ होता है कि यू हैव टू फॉलो POSH। ठीक है, तो कॉर्पोरेट में अगर ऐसा वर्ड यूज़ हो तो इसका मतलब ये समझ लेना कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेफ्टी रूल्स which is made in workplace for the safety of especially women's, although safety of everyone, all the gender, but the more focus in the women. सिंपल मीनिंग समझो, POSS एक लॉ और पॉलिसी है जो वर्क प्लेस पर सभी एम्प्लॉयज़ स्पेशली फीमेल को एक सेफ और रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट देने के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट, वाई यूज्ड इन ऑफिसेस। ऑफिसेस में किसी भी तरह के मिसकंडक्ट, इनएप्रोप्रिएट कमेंट्स या हरासमेंट को रोकने और सबको सिक्योर फील कराने के लिए ये पॉलिसी कंपलसरी होती है। नेक्स्ट, रियल लाइफ एग्जांपल्स की अगर बात करें, मान लो कंपनी ज्वाइन करने पर HR ने सभी न्यू ज्वाइनर्स को 1 घंटे की मैंडेटरी ट्रेनिंग सेशन दिया और पोस्ट पॉलिसी को डॉक्यूमेंट साइन करवाया कि POSS के तहत कोई किसी को सेक्सुअली हरासमेंट नहीं करेगा। तो दिस इज़ वन एग्जाम्पल इन ऑफिस, यूज़ इन ऑफिस। डेली लाइफ एग्जाम्पल देखें तो स्कूल में एंटी बुलिंग रूल्स होते हैं जो किसी को तंग करने से रोकते हैं। वही प्रोफेशनल वर्ल्ड में POSH पॉलिसी है। इसका मतलब है कि कोई किसी को हरास ना करे, वो पॉलिसी बनाया गया है। अगर आपके सीनियर्स मेंटली भी हरास कर रहे हैं किसी तरह के, तो वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन बनी होती है हमारे कॉर्पोरेट में, दैट यू हैव टू फॉलो। व्हेन एम्प्लॉयज़ हियर इज़ ऑन बोर्डिंग HR ओरिएंटेशन के टाइम या एनुअल मैंडेटरी कंप्लायंस ट्रेनिंग मॉड्यूल में। ओके, इफ़ यू हैव बीन आस्क्ड इन इंटरव्यू, बताओ कि व्हाट इज़ POSH terms used in corporate, that is prevention of sexual harassment. So you can say that POSH refers to the legal workplace framework designed to prevent, prohibit and redress sexual harassment against women at a work. Next is common mistake. लोग POSH में common mistake क्या करते हैं? सोचना कि POSH सिर्फ सीवियर केसेस के लिए होता है, inappropriate jokes के लिए होता है, unwanted messages या नॉन प्रोफेशनल जेस्चर भी इसमें कंसिडर होते हैं। तो ये मत गलती करना दोस्त कि सीवियर केसेस के लिए ही POSH यूज़ होता है। इंस्टेड POSH जो है वो इनएप्रोप्रिएट जोक्स, अनवांटेड मैसेज या नॉन प्रोफेशनल जेस्चर में भी कंसिडर होते हैं। तो POSH इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स यू शुड कीप इन माइंड वाइल बीइंग इन कॉर्पोरेट। नेक्स्ट इज़ मेमोरी ट्रिक। बस इतना याद रखो कि वर्क लाइक कॉर्पोरेट होम लाइक सेफ्टी के लिए POSH पे साइन करना होता है, POSH को फॉलो करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो टर्म है EOD रिपोर्ट, दैट इज़ एंड ऑफ द डे रिपोर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैंडेटरी थिंग वी यू शुड नो। मतलब तुमने दिन भर में क्या किया वो तुम्हें बताना है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारी मम्मी तुम्हें रात में रोज़ पूछती है 8 बजे, बेटा तुमने जो भी किया है दिन भर में उसका तुम EOD मतलब बताओ, लिख के क्या है। तो EOD इज़ अ काइंड ऑफ रिपोर्ट, एक शॉर्ट ईमेल या मैसेज होता है जो एम्प्लॉय दिन के ख़त्म होने से पर अपने मैनेजर को भेजता है कि आज दिन भर में क्या क्या काम किया। वाई यूज्ड इन ऑफिसेस, मैनेजर को पता चलने के लिए कि टीम में कौन क्या काम कर रहा है और कहाँ इस इशूज़ आ रहे हैं बिना माइक्रो मैनेजमेंट किए। मतलब इससे थोड़ा सा अवेयरनेस होता है, थोड़ा सा हारमोनी बनी रहती है कि कौन स्टाफ क्या कर रहा है, कौन सा एम्प्लॉय क्या कर रहा है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। नेक्स्ट इज़ रियल लाइफ एग्जाम्पल। ओके, आई हैव ऑलरेडी गेव यू द रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दैट इफ़ योर मॉम इज़ आस्किंग क्या किया दिन भर में बताओ, तो दैट इज़ अ काइंड ऑफ EOD। ऑफिस लाइफ एग्जाम्पल अगर दूँ तो शाम को 6:30 बजे पर अमित ने मैनेजर को मैसेज किया, ही मैनेजर EOD स्टेटस 1 कंप्लीटेड 3 ग्राफिक बैनर्स, 2 सेंट ईमेल्स टू क्लाइंट, 3 पेंडिंग रिव्यू रिपोर्ट्स। ठीक है, व्हेन एम्प्लॉयज़ हियर इट, शिफ्ट एंड होने के 15-20 मिनट पहले या डेली स्टैंड अप मैनेजर चेक्स इन टाइम। ठीक है, EOD मैनेजर रोज़ चेक करता है और एम्प्लॉयज़ रोज़ सबमिट करता है 6:30 बजे के आसपास। अब लोग यार EOD को कंफ्यूज करते हैं कि शाम को बिना EOD भेजे घर निकल जाना या फिर 2 पेजेस की बड़ी स्टोरी लिखना। ये नहीं होना चाहिए, EOD रोज़ लिखना चाहिए, इट्स मैंडेटरी। आप बिना लिखे घर नहीं जा सकते, बिना लिखे व्हाट्सअप बंद नहीं कर सकते। अगर इफ़ यू आर वर्किंग फ्रॉम होम स्टिल यू हैव टू राइट टिल 7 PM EOD। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एस्केलेशन। एस्केलेटर वर्ड से आया है। एस्केलेटर का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर ले जाना। तो उसी प्रकार एस्केलेटर मीन्स अपने से ऊपर फ्लोर पे, मतलब अपने से प्रॉब्लम ऊपर मैनेजर तक पहुंचाना। अब सिंपल मीनिंग समझो, जब कोई प्रॉब्लम आपके लेवल पर सॉल्व नहीं होती है
तो उस समस्या को अपने सीनियर या हायर अथॉरिटी के पास मदद के लिए भेजना एस्केलेशन कहलाता है। नेक्स्ट, वाई यूज्ड इन ऑफिसेस, क्योंकि हर एम्प्लॉयज़ के पास सारी परमिशन या पावर नहीं होती। बड़ी प्रॉब्लम्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए सीनियर्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब ऑफिस लाइफ एग्जांपल, एक कस्टमर का रिफ़ंड सिस्टम एरर की वजह से अटका था, सपोर्ट एजेंट सॉल्व नहीं कर पाया, तो उससे क्या हुआ, तो उसने इशू अपने टीम लीड को एस्केलेट कर दिया, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। समटाइम्स दिस थिंग हैपेंस, नॉट एवरी टाइम, अदरवाइज नॉर्मल स्टाफ की सैलरी कट जाती है और उसके काम के KPI को इम्पैक्ट पड़ता है, प्रोडक्टिविटी को। नेक्स्ट इज़ डेली लाइफ एनालॉजी। मान लो घर में जब दो भाई बहन बीच में फ़ाइट कर रहे होते हैं तो पापा मम्मी सुलझाते हैं आके, तो वो एस्केलेशन हुआ। जब भाई बहन खुद नहीं सुलझा पाते तो पापा मम्मी सुलझाते हैं। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल हो गया। व्हेन एम्प्लॉयज़ हियर इट, जब अब क्या होता है, जब एम्प्लॉयज़ सुनते हैं, तो जब क्लाइंट्स एंग्री हो या कोई मेजर सिस्टम ग्लिच आ जाए, मैनेजर बोलता है इफ़ दिस इशू इज़ नॉट फिक्स्ड इन 1 आवर एस्केलेट इट टू द टेक लीड। तो ऐसे ऑफिस में इसका वर्ड यूज़ होता है। अगर इफ़ यू इन इंटरव्यू यू हैव आस्क्ड व्हाट इज़ एस्केलेशन, यू कैन से एस्केलेशन इन द प्रोसेस ऑफ रेफरिंग अ प्रॉब्लम और टास्क टू अ हायर लेवल ऑफ ऑथोरिटी व्हेन इट कैन नॉट बी सॉल्व एट द करेंट लेवल। यार एस्केलेशन का डेफिनेशन मैंने बता दिया टू गिव इन इंटरव्यू, मैंने EOD का डेफिनेशन नहीं बताया था। यू कैन से दैट एन EOD रिपोर्ट इज अ डेली समरी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द शिफ्ट डिटेलिंग टास्क completed, pending work and any blocked phases. Once again, an EOD report is a daily summary submitted at the end of the shift डिटेलिंग टास्क कंप्लीटेड, पेंडिंग वर्क एंड एनी ब्लॉकर फेसेस। 3 चीज़ें मेंशन करनी है, डिटेलिंग टास्क कंप्लीटेड, पेंडिंग वर्क्स एंड एनी ब्लॉकर फेस्ड। नेक्स्ट आते हैं, एस्केलेशन भी हो गया। हाँ, एस्केलेशन में लोग एक चीज़ गलती करते हैं, हर छोटी प्रॉब्लम के लिए तुरंत एस्केलेट कर देना बिना खुद ट्राई किए, या फिर बड़ी प्रॉब्लम को छुपा कर रखना। ऐसा नहीं करना है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को एस्केलेट नहीं किया जाता है, खुद से करो, ना हो तब मैनेजर को भेजो। नेक्स्ट इज़ बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? मतलब तुम्हारे पास क्या एक्स्ट्रा सीट खाली है, I mean, तुम एम्प्लॉयज़ हो कहीं पे और तुम्हें कोई काम दिया गया है 6 घंटे के लिए, और तुम क्या मैनेज कर सकते हो उसी 6 घंटे में कुछ और भी चीज़ें? तुमसे पूछा जाएगा डू यू हैव एनी बैंडविड्थ, मीन्स तुम्हारे पास कोई खाली समय है। अगर तुम ओवरलोड हो तो तुम बोलोगे नहीं, अगर ओवरलोड नहीं हो, वो काम कर सकते हो, तो तुम बोलोगे येस आई हैव सम बैंडविड्थ। सो दिस इज़ लाइक दैट। सिंपल मीनिंग समझो, बैंडविड्थ का मतलब है आपके पास नया काम करने का टाइम, एनर्जी या कैपेसिटी बची हुई है या नहीं। वाई यूज इन ऑफिसेज, डायरेक्टली मेन मैं बिजी हूँ या मैं फ्री हूँ बोलने की बजाय कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पोलाइटली अपनी वर्क कैपेसिटी बताने के लिए ये बैंडविड्थ शब्द यूज़ होता है। रियल लाइफ एग्जांपल से आप ये कह सकते हो कि मैनेजर ऐसे पूछता है, मैनेजर ने पूछा राहुल से कैन यू टेक दिस न्यू प्रोजेक्ट। राहुल ने बोला सॉरी मैनेजर, आई डोंट हैव द बैंडविड्थ दिस वीक ड्यू टू पेंडिंग रिपोर्ट्स। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ बैंडविड्थ वेरी वेल फ्रॉम दिस एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज, अगर कोई रियल लाइफ एनालॉजी देखे जब नॉर्मल लाइफ में, तो मोबाइल फ़ोन का बैटरी परसेंटेज अगर 10% बैटरी है तो आप हैवी गेम नहीं खेल सकते क्योंकि फ़ोन में कैपेसिटी बैंडविड्थ नहीं है। ये दूसरा एग्जांपल हो गया, आप लोगों ने समझ लिया। बैंडविड्थ, ब्रेन एंड अवेलेबिलिटी टाइम, कितनी जगह खाली है। ओके, सो इंटरव्यू डेफिनेशन के लिए यू कैन से दैट बैंडविड्थ रेफर्स टू एन इंडिविजुअल्स और टीम्स अवेलेबिलिटी टाइम एंड मेंटल कैपेसिटी टू टेक एन एडिशनल वर्क। आई होप यू गॉट इट। अच्छा यार, कॉमन मिस्टेक यहाँ पे ये है कि बिना बैंडविड्थ होते हुए भी हाँ बोल देना, ओवर कमिटिंग करना, ये गलत होता है। लोग ऐसे कॉर्पोरेट में मिस्टेक करते हैं, ये नहीं करना है। और बाद में वर्कलोड प्रेशर में आना, ये भाई ये नहीं करना होता है। खुद से मत बोलो जाके कि मेरे को काम दे दो अनटिल एंड अनलेस यू आर इनफ प्रोफेशनल एंड फास्ट। नेक्स्ट इज टच पॉइंट। टच बेसिक इस पे बात करके अपडेट करना। ठीक है, चलो समझते हैं। टच पॉइंट डेली लाइफ एनालॉजी से समझो। ट्रेन जर्नी के दौरान रास्ते में आने वाले मेजर स्टेशन जहाँ ट्रेन रुकती है और आप अंकल आंटीज़ को स्टेटस बताते हैं कि हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ओके, एक पार्टिकुलर फेज़ ऑफ द अपडेट, जैसे आपको दिल्ली से झारखंड पहुँचना है तो बीच में आप वाराणसी पहुँचे, तो आप बताओगे कि वाराणसी पहुँचे या मथुरा पहुँचे। वो बीच का जो अपडेट होता है उसे टच पॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ पे समझना हो तो ये ऐसे समझो कि टच पॉइंट किसी क्लाइंट, कस्टमर या टीम मेंबर्स के साथ कॉन्टैक्ट या डिस्कशन करने का पॉइंट या मीडियम होता है। ऑफिस में इसका यूज़ इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप से बचने के लिए रेगुलर चेक इन अपडेट एंश्योर करना होता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट टच पॉइंट, विच इज़ कॉल्ड टच पॉइंट। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, ऑफिस में इसका एग्जांपल समझो। मैनेजर ने टीम से कहा क्लाइंट को ट्रस्ट रहे इसलिए हम हफ्ते में 2 टाइम टच पॉइंट कॉल्स रखेंगे प्रोजेक्ट स्टेटस अपडेट करने के लिए, विच इज़ वेरी गुड। अगर अनदर एग्जांपल समझना है तो मैंने तुम्हें ट्रेन वाला एग्जांपल दिया।
अब देखो कॉमन मिस्टेक लोग ये करते हैं कि टच पॉइंट को फॉर्मल फिजिकल मीटिंग समझना है। एक शॉर्ट ईमेल, चैट मैसेज या फ़ोन कॉल भी टच पॉइंट हो सकता है, ठीक है। दिस इज टच पॉइंट, मतलब टच करना, टच पॉइंट, किसी को पिंग करना हफ्ते में 1 बार भी 2 बार भी, दैट इज़ कॉल्ड टच पॉइंट। बताते रहना कि येस आई एम देयर फॉर, आई एम विथ यू, किसी को एहसास कराना कि हाँ मैं अपडेटेड हूँ, मैं एक्टिव हूँ, काइंड ऑफ दैट। तुम इंटरव्यू में डेफिनेशन ऐसे दे सकते हो कि टच पॉइंट इज़ एनी स्टेज और इंटरेक्शन वेयर अ कंपनी कम्युनिकेट्स और इंगेज विद अ कस्टमर और टीम मेंबर। समझे नहीं समझे, चलो फिर से पढ़ते हैं। अ टच पॉइंट इज़ एनी स्टेज और इंटरेक्शन वेयर अ कंपनी कम्युनिकेट्स, देखो यहाँ पे एनी स्टेज और इंटरेक्शन वेयर अ कंपनी कम्युनिकेट्स और इंगेज विद अ कस्टमर और टीम मेंबर, ठीक है। तुम्हारा बॉस तुमसे बात कर रहा है, वो भी टच पॉइंट हो कहलाया। तुम कस्टमर से बात कर रहे हो, वो भी टच पॉइंट कहलाया, एक काइंड ऑफ। नेक्स्ट इज डिलीवरेबल। डिलीवरेबल का मतलब क्या है, पहले नॉर्मल एग्जांपल समझो। स्कूल में टीचर को सबमिट होने वाली होमवर्क, नोटबुक, प्रोजेक्ट फाइल बाद में जो चीज़ चेक होने के लिए सबमिट होती है, फाइनल, उसे डिलीवरेबल कहते हैं। सिंपल मीनिंग ऑफिस में क्या है इसका, ऑफिस में ये है कि डिलीवरेबल वो फाइनल रिजल्ट, फाइल या आउटपुट होता है जो आपको अपना काम ख़त्म करके क्लाइंट या मैनेजर को, आपका जो भी गिवन मैनेजर है उसको हैंड ओवर करना, उसको भेजना। वाई यूज्ड इन ऑफिसेस, देखो एफर्ट्स और टाइम से ज़्यादा फाइनल आउटकम मैटर करता है, तो उस चीज़ को बनाए रखने के लिए डिलीवरेबल शब्द अस्तित्व में आया, ऑफिस के अस्तित्व में आया, ठीक है। ऑफिस में देखो समझो इसका यूज़ ऐसे है कि आपका प्रोजेक्ट, लेआउट, PDF रिपोर्ट, सॉफ्टवेयर कोड या प्रेजेंटेशन डेक जो आप फ्राइडे 5 PM तक क्लाइंट को सबमिट करते हो, वो आपका की डिलीवरेबल है, ठीक है। अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि भाई आप इंटरव्यू में पूछा जाए कि डिलीवरेबल का डेफिनेशन दीजिए, you can say a deliverable is a tangible or intangible output produced as a result of a project that is intended to be delivered to a client or stakeholder। मान लो तुम एम्प्लॉयज़ हो, तुम्हारे मैनेजर ने कहा कि डिलीवरेबल काम को सबमिट करो, तो वो टेंजिबल भी हो सकता है, नॉन टेंजिबल भी हो सकता है। नॉन टेंजिबल मीन्स छू के देखना, इंटेंजिबल मीन्स छुआ नहीं जा सकता। टेंजिबल मीन्स तुमने कोई PDF बनाया, इंटेंजिबल मीन्स तुमने किसी PDF को ख़त्म करके समझा, दैट इज़ इंटेंजिबल। यू हैव टू सबमिट द बोथ। कॉमन मिस्टेक जो लोग करते हैं, डिलीवरेबल को प्रोसेस समझना, रो वर्किंग प्रोसेस नहीं, फाइनल कंप्लीट प्रोडक्ट ही डिलीवरेबल होता है। तो जो रो वर्किंग प्रोसेस बीच का है उसे तुम डिलीवरेबल नहीं कह सकते। यहाँ पे देखो ख़त्म हो गया सारे कीवर्ड्स लगभग। SOAP, SLA, MOM, KPI, POS, EOD, escalation, bandwidth, touch point, deliverable, we have finished all this।